आप सभी लोगों का मैं नए तकनीकी सत्र में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी तक ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर का जो एक पेपर है जिसमें हम सभी भारत के युद्ध की बात करते हैं, जिसमें 47 से 49, 1962 चीन युद्ध, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसमें बांग्लादेश की आज़ादी भी हुई थी, का वर्णन अब तक आपसे किया। अब हम स्नातक तृतीय वर्ष की तरफ चलते हैं, जहाँ पर अब एक पेपर है स्ट्रेटेजिक थॉट का। उसमें जो थिंकर्स हैं, जो विचारक हैं, जिन्होंने अपने विचार रखे हैं सैन्य विज्ञान या रक्षा अध्ययन या राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर, अब हम आपसे उनकी चर्चा करेंगे। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आपको बहुत कुछ चीज़ें पढ़ाई हैं, चाहे क्लास में हो या ऑनलाइन हो, लेकिन अब आपको थोड़ा सा थिंकर्स की तरफ भी देखना पड़ेगा, थर्ड ईयर वालों को, और समझना पड़ेगा कि आखिर किस विचारक ने क्या विचार रखे। मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि देखिए, ये जितने भी विचारक हैं जो आपके कोर्स में हैं, उन्होंने जब भी ये बात बोली, जब कभी भी बोली, वो समय और आज के समय में काल परिस्थितियों में काफ़ी अंतर है। तो अगर आप ये सोच कर चलते हैं कि उन्होंने जो बातें उस समय कहीं उसकी हम तुलना आज के समय में कर लें, तो कुछ ऐसे जो बेसिक्स चीज़ें हैं, जो बेसिक्स हैं किसी भी युद्ध की, वो तो वही रहेंगी, लेकिन थोड़ा बहुत तो अंतर आएगा ही आएगा। क्योंकि उनके समय में देखिए, कोई भी विचारक रहा हो, कंप्यूटर नहीं था, इंफॉर्मेशन वारफेयर का तरीका आज का और उस समय का अलग है। इतने घातक हथियार नहीं थे जैसे आज हैं। मिसाइल आदि के बारे में सोचना बड़ा मुश्किल था। रॉकेट का वर्णन आपको शायद कहीं कहीं मिल जाएगा, या तोप खाने का वर्णन मिलेगा इन्हीं विचारकों में आगे, लेकिन लॉन्ग रेंज की मिसाइल 8,000, 10,000, 12,000 किलोमीटर की तो कभी नहीं, ये लोग सोचे भी नहीं होंगे। और अगर आज की तारीख में अगर वो शायद सब जिंदा हो जाएं, इस पृथ्वी पे आ जाएं, तो उनको लगेगा कि हम तो शायद कहाँ आकर खड़े हो गए, और हम जो हमने विचार रखे थे उससे तो आज की दुनिया में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आ चुका है। लेकिन चलिए, हम आपको एक नए चैप्टर की तरफ ले चलते हैं, नए पेपर की तरफ ले चलते हैं विचारकों में। और आपको जो पहला नाम आज हम बताएंगे वो है निकोलो मैकियावेली। निकोलो मैकियावेली का नाम रक्षा अध्ययन या सैन्य विज्ञान के विचारकों में काफ़ी लिया जाता है, और सिर्फ इसी विषय के लिए नहीं, बल्कि जो लोग भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, या जो लोग भी सिविल सर्विस देना चाहते हैं या फॉरेन सर्विस में हैं, उनके लिए भी निकोलो मैकियावेली का नाम आए दिन आता रहता है। एक आपको अक्सर सिविल सेवा में एक अजीब सा क्वेश्चन मिलेगा, मैं आपको पहले ही पे सिद्ध करूँगा कि अक्सर आता है, और आप लोगों के थर्ड ईयर में भी आता है, या जो पीजी क्लासेस में स्टूडेंट्स हैं उनको भी फेस करना पड़ता है। कहा जाता है कि कौटिल्य की और मैकियावेली की तुलना करिए, क्योंकि एक ने राज्य के सिद्धांत की बात की है कौटिल्य ने, और वहीं पर जो मैकियावेली की किताब थी द प्रिंस, वो भी राजा के आसपास ही घूमती है। तो दूसरा, अक्सर जो पेपर बनाने वाले लोग हैं वो एक गलती कर देते हैं, हालांकि वो सब भी विद्वान हैं, वो सब क्यों करते मुझे नहीं पता, वो शायद आपकी तार्किक क्षमता को देखना चाहते हैं, लेकिन जो तुलना वो करते हैं, जो वो लिखते हैं, उससे मेरा कोई भी इत्तेफाक नहीं है। वो अक्सर कहते हैं कि सिद्ध करिए कौटिल्य भारत का मैकियावेली था। वो ये भूल जाते हैं कि मैकियावेली की जन्मतिथि 3 मई 1469,
3 मई 1469। और अगर हम बात करते हैं कौटिल्य की, तो 326 ईसा पूर्व तो कहा जाता है कि सिकंदर का आक्रमण हुआ था, वो उस समय थे। अगर आप मोटा मोटा देखें तो 1700 साल का, 1700 साल बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। तो मैं इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं करता कि कौटिल्य भारत के मैकियावेली थे। हाँ, अगर मैकियावेली ने उनसे कुछ सीखा हो तो अलग बात है। तो क्वेश्चन ये आना चाहिए, यूरोप में कि सिद्ध करिए मैकियावेली ने शिक्षा और राज्य के सिद्धांत कौटिल्य से ग्रहण किए थे। लेकिन हमारे यहाँ क्या प्रवृत्ति है कि हम उस चीज़ को सही मानते हैं जो विदेश से, हम विदेशियों का ज्ञान को लेना चाहते हैं। हमें अपने ज्ञान पर उतना घमंड नहीं होता, उतना गर्व महसूस नहीं होता। एक पुरानी कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर। कुछ वैसा ही हमने किया अपने विचारकों के साथ और अपने अच्छे सेनापतियों के साथ। खैर, उन सब मुद्दों पर कभी और डिस्कशन होगा। आज हम चलते हैं निकोलो मैकियावेली की तरफ। देखिए, मैं आपको जो बातें बताता हूँ, बीच बीच में जो उदाहरण देता हूँ, वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको सिर्फ समझाने के लिए है। क्योंकि अगर मैं आपको समझाऊंगा नहीं तो बातें दिमाग में, कठिन चीज़ें घुसना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा अपना यहाँ पर माइंड अप्लाई करिएगा, क्या लिखना है क्या नहीं, ये समझ लीजिएगा। खैर, चलिए हम आगे चलते हैं। तो ये जो निकोलो मैकियावेली साहब थे, इनका जन्म 3 मई 1469, 3 मई 1469 को इटली में ज़िला है, एक शहर है फ्लोरेंस, वहाँ पर हुआ। देखिए, एक चीज़ और समझ लीजिएगा, अभी आपको जितने भी थिंकर्स बताए जाएंगे उसमें एक नए नए देशों के नाम आएंगे। एक्चुअली क्या था पहले कि मध्यकाल में देशों का बिखराव, टूटना बनना बराबर चलता था। जैसे कि मध्यकाल में यहाँ पे था, वैसे वही वहाँ पर यूरोप में भी वही हाल थी। तो थोड़ा सा आपको नए राज्यों के नाम सुनने को मिलेंगे जो मध्यकाल में थे, अब हैं तो उनका थोड़ा सा विस्तार कम हो गया है या उनकी जगह पे नए राज्य आ गए हैं। तो जो मैकियावेली थे, इन्होंने बड़े होने के बाद क्लर्कियल काम करने लगे थे। लेकिन उस समय के जो राज्य था, जो राजा साहब लोग थे, उनको इनकी योग्यता बहुत अच्छी लगी। बाद में इनको कहा कि आप एक काम करिए, आप हमारे यहाँ राजदूत का भी काम करिए, और राजदूत की नियुक्ति होने लगी। और इन्होंने राजदूत के भी तौर पे काम किया। इन्होंने कुछ किताबें और कुछ लेख लिखे। इनकी जो सबसे मशहूर किताब है वो है द प्रिंस। प्रिंस राजकुमार को कहते हैं, और ये सिद्धांत पे थी कि प्रिंस को राज्य के लिए किस प्रकार कार्य करना चाहिए, मतलब राजकुमार या राजा को राज्य की मजबूती के लिए किस प्रकार कार्य करना चाहिए, क्या सिद्धांत होने चाहिए, ये किताब इसका वर्णन करती है। इसके अलावा देखिए, इन्होंने कुछ लेख लिखे, जैसे आर्ट ऑफ वॉर, डिस्कोर्सी अपॉन लेवी, ये इनके 2 लेख जो काफ़ी फेमस हुए। मैं फिर से नाम लेता हूँ, आर्ट ऑफ वॉर। इसको अगर आप हिंदी में कहेंगे तो, वैसे तो हिंदी में करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो बेसिक है वो तो इंग्लिश में लिखा है और वो चीज़ें बदल जाएंगी। तो इसको आप द आर्ट ऑफ वॉर ही कहेंगे, और डिस्कोर्सी अपॉन लेवी को भी आप यही कहेंगे। देखिए, इन्होंने किन चीज़ों की बात की। मध्यकाल था, हर देश पर हमले होते थे, या तो आप हमला करेंगे, उसको कब्जा करेंगे, या फिर आप पर कब्जा हो जाएगा। तो बिल्कुल अस्थिरता सी थी। तो उस समय देखिए, चीज़ें बहुत ज़्यादा पूरे यूरोप में बदलाव का दौर चल रहा था, और इन्होंने जिन चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित किया वो था राजनीति, क्या है उस समय की सेना की परिस्थितियाँ क्या हैं, सुरक्षा, जो राष्ट्रीय सुरक्षा है
उसका परिदृश्य कैसा है, और अगर हम युद्ध में जा रहे हैं तो हमको किस प्रकार की रणनीतियों का चयन करना चाहिए कि हमें जीत मिले। इन सब चीज़ों की इन्होंने जिक्र किया है। इनका जो गृह राज्य था फ्लोरेंस, देखिए यहाँ पर हमने कहा था पहले शहर था, इनका गृह राज्य था फ्लोरेंस कह सकते हैं। वहाँ पे स्वतंत्रता खत्म हो गई, इसका मतलब है कि वो किसी का गुलाम बन गया। तो इन्होंने इस चीज़ को राजनीति से जोड़ा और सेना से जोड़ा और कहा कि भाई कहीं ना कहीं सेना में कमियां थीं जिस कारण हमारी स्वतंत्रता या आज़ादी की रक्षा नहीं हो सकी। तो इन्होंने हर जगह जहाँ पर भी इनको मौका मिला, इन्होंने इन चीज़ों को सेना की मजबूती से जोड़कर देखना चाहा। ये राजनीति में भी आना चाहे, लेकिन उस समय की इनकी परिस्थितियाँ नहीं थी, ये राजनीति में नहीं आए। अच्छा, 1494 में इनके देश के ऊपर फ्रांस ने हमला किया। अगर आप अभी भी यूरोप का नक्शा देखेंगे तो यूरोप के नक्शे बहुत आसपास छोटे छोटे देश हैं, इटली, फ्रांस, बेल्जियम, बहुत दूर नहीं है। तो एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये देश आपस में लड़ते रहते थे और सीमा विस्तार इनका मुख्य लक्ष्य होता था। तो 1494 में फ्रांस ने इनके ऊपर हमला किया, इनके देश के ऊपर, और एक बंदरगाह था पीसा, जो कहते हैं कि उस समय के इनके राज्य के हाथ से चला गया, तो दुख हुआ। तो उस समय जो राजा नए नए बने थे सेडरनी, उन्होंने कहा भाई ऐसा करो कि कुछ इंतजाम करो और फिर से पीसा के बंदरगाह पर अपना कब्जा करो, क्योंकि ये तो राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है। इन्होंने एक छोटी सेना का अपना गठन किया, घेरा डाला और फिर से कब्जा कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या था कि उनकी सेना पहले नहीं कर पाई, उन्होंने कर लिया। देखिए, मैकियावेली जो एक शब्द का प्रयोग करते हैं वो ये है कंडोटा और कंडोटरी। ठेकेदारी सेना थी उस समय, पूरे यूरोप में ठेकेदार चलते थे। ठेकेदारों से कहा जाता था कि युद्ध करना है, वो अपने हिसाब से सेना लाते थे। आप देखिए मुगल काल में मनसबदारी प्रथा क्या थी। जात और सवार के नाम पर, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब मुगल बादशाह कहते थे तो वो मनसबदार 1000, 2000, 5000 जितना भी उसका मनसब होता था, और उसमें जात और सवार का चीज़ें चलती थी, उसके हिसाब से वो अपने सेनाओं को लाते थे। कुछ ऐसी ही समस्या उस समय के साथ यूरोप में भी थी, और ठेकेदारी जैसी सेनाओं का विकास हो रहा था। तो जो आदमी सेना लाएगा, तो सवाल ये है कि सैनिकों की जो स्वामी भक्ति होगी, जो निष्ठा होगी, वो अपने देश के लिए होगी या उस ठेकेदार के लिए होगी। तो जाहिर सी बात है कि उस ठेकेदार के लिए होगी। इस चीज़ को मैकियावेली ने बहुत अच्छे से समझा कि कहीं ना कहीं जो हम कर रहे हैं वो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनसे हम अपना ध्यान भटका रहे हैं। इसीलिए इन्होंने एक स्थायी सेना की बात की कि राजाओं को अपने इन मुद्दों से कभी भी ध्यान नहीं हटाना चाहिए। उनका कहना था कि जहाँ पे अच्छे कानून होते हैं वहाँ पे अच्छी सेना होती है, और जहाँ पे अच्छी सेना होती है वहाँ पे अच्छे कानून होते हैं। इसका अगर आप थोड़ा सा एक अलग तरह से देखिए मुद्दा, तो कुछ दूसरा है। दूसरा इसलिए है जहाँ पे कानून अच्छे होंगे उसकी रक्षा करने के लिए सेना होगी, और जहाँ पे सेना अच्छी होगी उसको बिल्कुल कहीं ना कहीं से अधिकार या सुरक्षा करने का जिम्मा कानून से मिला होगा। इसीलिए ये इन दोनों चीज़ों को जोड़ते हैं। आप आज भी देख लीजिए, अगर हम आधुनिक काल की बात करें, आप किसी भी देश की सेना को उठा कर देख लीजिए, जो आपको लगता हो कि बहुत मजबूत है,
वहाँ पाएंगे कि कानून बहुत बहुत स्ट्रांग होगा, कानून का शासन तगड़ा होगा, अपराधियों को खुले में घूमने की आज़ादी उतनी नहीं होगी जितनी और देशों में होती है। मैं किसी एक देश का नाम नहीं ले रहा, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा, आप किसी देश में देख लीजिए जहाँ पर कानून तगड़ा होगा, वहाँ की सेना स्ट्रांग होगी। आज आप देख लीजिए। दूसरा क्या है, इन्होंने कहा देखिए विकास और युद्ध, इसको इन्होंने कोरिलेट किया। कैसे? इन्होंने कहा भाई देखिए विकास के लिए युद्ध जरूरी तो है लेकिन निर्णायक नहीं है। अब ये थोड़ा सा एक अजीब इन्होंने बात कर दी कि विकास के लिए युद्ध करना है लेकिन निर्णायक वो नहीं है। क्यों? क्योंकि इस विकास सिर्फ युद्ध से नहीं होगा, तो विकास की कुछ और भी चीज़ें होंगी, इन्होंने बात करी होगी। देखिए विकास के लिए आर्थिक गतिविधियाँ, आर्थिक शक्ति, सामाजिक स्थिति, सब चीज़ें आपको कोरिलेट करनी पड़ेंगी। इसीलिए इन्होंने कहा है कि विकास के लिए युद्ध जरूरी है लेकिन निर्णायक नहीं है। उससे आप अपने सीमा का विकास कर सकते हैं या अपने दुश्मनों को शांत कर सकते हैं या कहीं ना कहीं अपने राज्य के ऊपर आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। तो जब आपके पास अब खतरे नहीं होंगे भाई, तो अपना विकास करेंगे। तो आपको थोड़ा सा उस तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि देखिए युद्ध में अगर आप जा रहे हैं, कोई भी युद्ध, अगर आप सोचना है कोई युद्ध में जा रहे हैं, तो एक चीज़ दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपको विजय ही पानी है, जीतना ही है। और ये कार्य राजा को करना है, प्रिंस को करना है कि वो सोचे कि किस प्रकार युद्ध में हमको जीतना है, किस प्रकार हमको दुश्मन की सीमा का अतिक्रमण करके उसके क्षेत्र को हड़पना है, हमें किस प्रकार बर्ताव करना है। ये राजा या प्रिंस के मुद्दे हैं। लेकिन हमारे सामने जो मुद्दा है वो क्या है कि हमको युद्ध में जीतना ही है। ये मैकियावेली जी का कहना था और वास्तव में कहीं ना कहीं ये एक ज़रूरी बातें थी जो समझनी चाहिए और आज के समय में भी ये चीज़ें बहुत प्रासंगिक हैं। तो आज आपको मैंने बताया, मैंने आपको उनका जीवन परिचय दिया, इनके क्या विचार थे युद्ध और युद्ध पर, उनको बताया। अब इनके जो बाकी विचार हैं आपको मैं नेक्स्ट क्लास में दूँगा। थैंक यू।